सेल मिलकर के, सेल ने मिलके क्या बनाया? टिश्यू। टिश्यू सारे मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मिलकर के ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम। अब हम ये नहीं कह सकते कि टिश्यू सिस्टम डायरेक्ट क्या बना लेंगे? ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि हमें क्या पता है कि ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पहले क्या बना, टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन। अब जब अलग अलग सारे सिस्टम इकट्ठे हो गए तो वो सिस्टम मिलकर के क्या बना देंगे? वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? सारे ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे हैं? बॉडी में है। तो ये कोई ना कोई एक बॉडी तैयार कर रहे हैं। अब अगर बात कर लें हम जैसे प्लांट में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे रूट है, शूट है, स्टेम, ये सब प्लांट के ऑर्गन है। एनिमल की बात करें, जो ह्यूमन बीइंग में, वो बहुत सारे एनिमल से सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये सारे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, तो ये पूरा का पूरा जो है, ये इसकी बात करें तो ये सब क्या है? सेल का ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड क्या है? सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन में सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या आ जाएगी? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। कभी कभी डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में या एरो के फॉर्म में आ जाता है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि सेल ऑर्गेनाइजेशन की सीक्वेंस क्या है। ना ही हम इनको एक दूसरे को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे की बात कर सकते हैं, वो सारा सिस्टम एक जैसा ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने देख लिया कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद में बात करें तो सेल जिनसे मिल करके बन रही है, पूरी बॉडी तैयार हो रही है। अब सेल को उनके नंबर के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। अब इनके एक तो, अब ये तो हो गया नंबर के बेस पे। अब अगर हम बात करें उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, तो उनको दो पार्ट में किया गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, पहले प्रोकैरियोटिक और बाद में यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या मेजर डिफरेंस है, ये मैंने लास्ट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस में क्या बताएंगे? जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है वो कौन सी है? देखो, जो सेल बहुत पहले डिस्कवर हुई है, जो पूरी तरह से वेल फंक्शनल नहीं है, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स नहीं है, वो सेल प्रिमिटिव कहलाती। प्रिमिटिव मतलब पहले, पी से प्रिमिटिव या पहले। तो जो सेल पहले आई है, जिसमें अब जब पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा। न्यूक्लियस नहीं है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, पूरे ऑर्गेनल्स नहीं है, वो कौन सी सेल हो जाएगी? प्रोकैरियोट। अब ई से एंड और ई से यूकैरियोट, ये याद रखने की ट्रिक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही पढ़ें, ई से एंड और ई से यूकैरियोटिक, वो याद रखने की ट्रिक है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनल्स होते हैं या मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किसके बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में ना न्यूक्लियस है, ना सेल वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, किसी किसी में एक्सेप्शनल केस में देखने मिल जाता है। और यूकैरियोटिक में बात करें हम, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सारे जितने सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी इस वाले चैप्टर में हम सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे के सारे ऑर्गेनल्स किस वाले में प्रेजेंट हैं? यूकैरियोटिक। तो सेल की जो हमने देखी, सेल, तो सेल के हमने दो पार्ट देख लिए। एक तो देखा उनके नंबर के बेस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और दूसरा हमने देखा उनके टाइप के बेस पे, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब इसके बाद में बात करें कि सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, आपके नोट्स में सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स दिए हुए, जिनमें मेम्ब्रेन है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेनस है, उसके बाद में जिनमें न्यूक्लियस है। जैसे अगर बात करें सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? मतलब हाँ, एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी जो रहती है, पूरी सेल को जो एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो एनर्जी जो स्टोर रहती है, तो एनर्जी का पावर, उठा के कर लो थोड़ा सा चेयर, खिसकाओ मत बार बार। तो एनर्जी का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमें, जैसे बात करें प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या जनरेट होता है? प्रोटीन। इसी तरह से आता है कि सेल का ब्रेन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया, पावर हाउस, न्यूक्लियस। क्यों कहा? क्योंकि जितनी भी सेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहें, या जितने भी उसे मैसेजेस देने हैं, उसकी एक्शन जो डिपेंड है वो किस पे है?
जैसे हमारे घर का ब्रेन हम कहें कि हमारी बॉडी का ब्रेन कौन सा है, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को, कौन सा सिस्टम है, कौन से सिस्टम में आ रहा है ये, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है। तो पूरी बॉडी को जो कंट्रोल किए हुए है वो कौन किए है, नर्वस सिस्टम। अब जैसे अगर हम बात करें हमारी, अब जैसे घर की बात करें तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो होल सोल होगा, जो मुखिया होगा, हम उसे मान लेंगे, उसकी सारी बात मानेंगे। तो इसी तरह से जिसकी पूरी बात मान रहा है, पूरी सेल जिसकी बात मान रहा है, जिसके कहने पे जो फंक्शन प्ले कर रहा है, वो उसका ब्रेन हो जाएगा। तो सेल का ब्रेन कौन कहलाएगा, न्यूक्लियस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखें आप लोगों के नोट्स में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सेल हो गया। अब आपका ये टाइप ऑफ सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट है आपके सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के बारे में दो साइंटिस्ट आए आपके, देखो कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, नहीं, सेल थ्योरी जिन्होंने दी, स्लीडेन और श्वान। सेल थ्योरी जिन्होंने दी, स्लीडेन और श्वान करके दो साइंटिस्ट आए थे। एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। दो बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी के साइंटिस्ट थे, वो बॉटनी बायोलॉजी जो है, आप जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, वो बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी, बॉटनी और जूलॉजी। मतलब ये जो बायोलॉजी वर्ड है ना, बायोलॉजी, ये 2 पार्ट से मिलकर के बना है, एक बॉटनी और एक है जूलॉजी। अगर बायो कंप्लीट ही इन दोनों से मिलकर के, तो ये 2 ब्रांचेस मेन किसकी होती हैं, बायो की। यदि बायो की बात करें तो ऐसा नहीं हम केवल जूलॉजी एनिमल्स के बारे में ही कहें तो भी बायो है, या केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ें तो वो बायो। जब तक दोनों को मतलब कंबाइंड फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या नहीं हो कहलाएगा, बायोलॉजी। बायो मतलब क्या होता है, बायो वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, जो भी लाइव है उसके बारे में। ये तो वर्ड हो गया बायो, इसे स्प्लिट करें अगर हम, तो बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। जिस भी वर्ड के बाद में आपको लॉजी लगा हुआ मिल जाए, मतलब आगे जो वर्ड दिया है ना उसके बारे में स्टडी करना। लाइव के बारे में स्टडी। अब लाइफ कौन है, चाहे हम प्लांट की बात करें, ह्यूमन की बात करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो सब क्या है, लाइफ। उन लाइफ के बारे में स्टडी करना। क्या, जैसे मैं बोलूँ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी वायरस के बारे में, बैक्टीरियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल्स, क्राइम, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, टेक्नो मतलब टेक्निक्स, और लॉजी मतलब स्टडी। ऐसी टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना जो लाइव के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। बात समझ हमारी। बायो पे यदि कमांड करनी है तो वर्ड को तोड़ दो, जितने बड़े वर्ड हो उतने पार्ट्स में उनको तोड़ दो, तो बहुत अच्छे से उनका मीनिंग निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इसके बारे में, इसके बाद में बात करें तो सेल थ्योरी जो दी गई थी, सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने दी थी, 2 साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। तो स्लीडेन और एक थे श्वान। स्लीडेन और श्वान करके 2 साइंटिस्ट थे अलग अलग जगह के। इन्होंने अपने आप से, मतलब सेल, तो सेल के बारे में सभी स्टडी कर रहे थे। अभी साइंस बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है, हमें पता है कि साइंस क्या है, बायो क्या है, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या है। ये बात अगर हम बात करें तो 16 और 17 सेंचुरी में ह्यूमन बींग्स को या फिर पब्लिक को नहीं पता था कि होता क्या है ये सब कुछ। तो उन्होंने क्या बताया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करी। उन थ्योरीज में जो थ्योरी सबको, जो वो कहते हैं ना सर्वमान्य, यूनिवर्सल जो हो, जो सभी को एक्सेप्टेड हो, वो थ्योरीज जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पे डिस्कवरी करी कि सेल ऐसी होती है, सेल में मेम्ब्रेन होती है, किसी ने कहा सेल में सेल वॉल होती है, किसी ने कहा ऑर्गेनल्स होते हैं, किसी ने कहा न्यूक्लियस होता है। जैसे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था, सेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बैंडा ने। ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट जो थे अलग अलग उन्होंने डिस्कवर करी, पर जो ऐसा डिस्कवर किया जिसको सब ने माना, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना आज के समय में अगर हम बात करें नीट की कोचिंग की, तो हम क्या कहते हैं, कोटा सबसे अच्छी जगह है। क्यों, सभी मानते हैं ना कोटा की अच्छी जगह है। जैसे एलन कोचिंग है, एलन के लिए हम कहते हैं ना कि नीट के लिए, IITs के लिए आकाश हो गई, एलन हो गई। क्यों, क्योंकि सब मान रहे हैं उस चीज़ को, तो कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी ना उसमें।
उसी तरह से जो सेल की थ्योरीज दी गई, उन थ्योरीज को जिन्होंने सबसे ज़्यादा माना, मतलब जो थ्योरीज बताई गई हैं वो थ्योरी सबको सही लगी, सबको करेक्ट लगी, तो वो थ्योरी किनके थ्रू दी गई थी? सबके थ्रू। पर मानी किनने दी थी? श्लीडेन और श्वान ने। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जिन साइंटिस्ट ने अपने आप के तरह से सेल थ्योरीज प्रोवाइड करी, और उन थ्योरीज को यूनिवर्सल सेल थ्योरी के नाम से जाना गया। उन थ्योरीज में बताया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, कौन सा ऑर्गेनल क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें। सेल थ्योरी में क्या डिस्क्राइब किया गया था? आप सेल के बारे में क्या बताया था? क्या फंक्शन प्ले करती है सेल? एक सेकंड, हाँ। श्लीडेन और श्वान ने क्या थ्योरी दी थी वो मुझे बताओ। वो तो जनरल एक्सप्लेनेशन है जो हम बता रहे हैं। आप बंद कर लो, बंद कर लो सारी। हाँ, ये तो नहीं बताया था श्लीडेन श्वान ने। उन्होंने थ्योरी के वर्ड टू वर्ड क्या बताए गए थे उनके? और इसके अलावा कोई? क्यों पूछा आप दोनों से ही? समझ में आ गया? नहीं आया समझ में कि मैंने आप दोनों से क्यों पूछा? नहीं आया? मैं बोलूं क्यों पूछा? बोलूं? क्लास में अगर बैठे हैं ना तो थोड़ा सा क्या क्लास की वैल्यू को बना करके चलो। आई बात समझ में? आगे से ध्यान रखना ये चीज़, मेरी क्लास में तो रखना ही, ठीक है। तो सेल थ्योरीज जो दी गई वो किसने साइंटिस्ट ने दी? श्लीडेन और श्वान टाइप के साइंटिस्ट ने दी। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरह से सेल के बारे में डिफाइन किया, सेल के ऑर्गेनल्स। अब इनके बाद में जब सेल थ्योरी दे दी गई तो सेल थ्योरी में जो जो वर्ड उन्होंने यूज़ करे थे, जैसे उन्होंने न्यूक्लियस बोला, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन बोला, तो और भी साइंटिस्ट जो आते चले गए, उन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में बताया। जैसे बात करें सेल थ्योरी के बाद में ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस बताइए, तो हम पहले देख चुके हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर मतलब जिनमें केवल सिंगल सेल होगी। जैसे एग्जांपल लें, अब हम बात करें अभी जैसे मैंने सेल ऑर्गेनाइजेशन बताया, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप की सेल हैं, मतलब बहुत सारी सेल हैं, और उनके टाइप कैसे हैं? बहुत सारे। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगी वो केवल डाइजेशन का काम करेंगी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होंगी वो केवल रेस्पिरेशन का काम करेंगी, जो आइज़ में पाई जा रही है वो केवल देखने का काम करेंगी। तो ये अलग अलग टाइप की सेल हो गई, और अलग अलग के साथ साथ अलग अलग वैरायटी के साथ साथ नंबर भी उनके बहुत सारे। तो ये जो सारी की सारी सेल है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में होंगी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और यूनिसेलुलर में क्या होगा? जैसे मैं तीन अगर बात करें, अभी जैसे मैंने कहा, एक रेस्पिरेशन, एक डाइजेशन और एक विजन, तीन मैंने फंक्शन बताए। डाइजेशन में केवल डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड, मतलब सेल्स है। रेस्पिरेशन में केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और विजन में केवल और केवल नर्वस सिस्टम की। ये तीन टाइप की सेल है, इनमें बहुत सारी टाइप की सेल है, तो ये सारी की सारी मल्टी सेलुलर में। पर यदि हम यही बात करें किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे उसका डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे देखने का काम हो, कोई भी काम हो, केवल और केवल एक सिंगल सेल ही सारे के सारे फंक्शन प्ले करेगी। उनमें अलग अलग सेपरेशन या अलग अलग सिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं कि वो अलग अलग अपने फंक्शन के लिए रोल प्ले करें। तो उस वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सारे फंक्शन के लिए अलग अलग सेल का या अलग अलग ऑर्गन्स का यूज़ करें। अगर हम बोले मल्टी सेलुलर में, जैसे कि देखने के साथ साथ आँख और कोई काम कर सकती है क्या? नहीं कर पाएगी। सुनने के लिए कान कोई और काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने केवल फंक्शन के लिए ही है, उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन प्ले नहीं कर सकते। पर यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारा का सारा फंक्शन प्ले कर लेती है, और ये वेल डेवलप्ड नहीं होते, इनमें कोई ना कोई सिस्टम की कमी पाई जाती है। पर जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनमें कोई भी सिस्टम की कमी नहीं होती इनमें। जैसे एग्जाम्पल मान ले, कोई एग्जाम्पल बताओ इसका। अमीबा,
और इसमें बात कर रहे हैं तो ह्यूमन। क्लियर है? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर क्लियर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया, जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है, जिनका स्ट्रक्चर्स प्रॉपर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, वो सारे के सारे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? पी से पहले, पी से प्रोकैरियोटिक, और जो पूरी तरह से डेवलप हैं जिनमें यूकैरियोटिक, जिनमें सारे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, तो वो सारे कौन से हो जाएंगे? यूकैरियोटिक। तो सेल के हमने सेल देख ली, सेल थ्योरी देख ली, सेल के टाइप देख लिए, नंबर के बेस पे भी और उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। यहाँ तक क्लियर है? कहीं किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद आ जाएं, सेल में वेरियस टाइप की मैकेनिज्म पाई जाती हैं। इसमें दिया हुआ है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन करके। देखो, अब इसमें जो आगे दिया गया है, सेल का शेप दिया गया है। अब सबके अपने अपने उसमें खोलो 58 पेज ना, मतलब 3rd और 4th नंबर का पेज खोलो नोट्स में। नोट्स किस किस को नहीं मिले हैं? हाथ ऊंचे करना। आप लोगों को नोट्स नहीं मिले अभी? साइंस बायो का नहीं मिला? सर से ले लेना आप लोग नोट्स। ये पकड़ लो, अभी आपस में ऐसे कर लो, एक एक दो दो के साथ बैठ जाओ, जिन जिन के पास हो। मिल गए सभी के पास? सब देख पा रहे हैं? वहां किसी के पास डबल हो तो इस तरफ दे दो। चलो यहाँ देख लो, नहीं नहीं हो पा रहा है तो अब बात करें सेल का शेप कैसा। ये तो हमने सेल के बारे में देखा कि सेल में नंबर कितने हैं, सेल किस टाइप की है। अब अगला जो ऑप्शन आता है या अगला कैरेक्टर आता है सेल का शेप। सेल के शेप की बात करें तो हर टाइप के ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप की सेल पाई जाएगी। जैसे हम बात करें सेल के बहुत सारे, कोई होती है इस तरह की राउंड शेप, कोई होती है ऐसी स्क्वायर के फॉर्म में, कोई होती है ऐसी लंबी सेल इस टाइप से, क्यूबाइडल फॉर्म में होती, कोई इस तरह से रहती है, जैसे क्यूब बना होता है ना मैथ्स में, आप लोग देखते होगे इस तरह से। अलग अलग टाइप के सेल के शेप पाए जाते हैं। और सेल बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है बॉडी का पार्ट है। तो सेल का शेप और साइज अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बेस पे अलग अलग होता है। जैसे बात करें हम अगर कि एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन में मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, मेल की रिप्रोडक्टिव सेल मतलब जो रिप्रोड्यूस करने का काम करती है। रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने ही जैसी न्यू प्रोजेनी को बनाना। तो मेल की जो रिप्रोड्यूस सेल या रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल में ओवरी नहीं, ओवम। ओवम। अब इनके शेप की, इनके एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्पर्म और ओवम। स्पर्म और ओवम की बात करें तो स्पर्म का शेप कुछ इस तरह से होता है, ऐसा ऊपर की तरफ से फूला हुआ और नीचे की तरफ से लंबा। हाँ, हेड, मिडिल पार्ट और टेल, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर बात करें तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस में पाया जा रहा है? मेल में है, ह्यूमन बीइंग के। पर यदि हम फीमेल में बात करें तो फीमेल का स्ट्रक्चर होता है राउंड शेप, बिल्कुल ठीक है। तो एक ही स्पीशीज एक है, ह्यूमन है, पर ह्यूमन के दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी हमें डिफरेंट शेप मिल रहे हैं। दोनों हैं ही एक ही टाइप की सेल, ये भी रिप्रोडक्टिव सेल है और ये भी रिप्रोडक्टिव सेल है, पर शेप दोनों में डिफरेंट देखने मिल रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की शेप की सेल्स पाई जाती हैं। ये सारे डायग्राम आपके यहाँ पे बने हुए हैं। देखो, कोई ऐसी दी हुई है स्क्वाइडल शेप में दी है, सबके नोट्स में सबके पास देखने मिल रहा है। इस बुक में भी दी है, स्क्वाइडल में हुआ सीलिएटेड। अब सीलिएटेड मतलब क्या होता है? सीलिया नाम सुना है? सीलिया, फ्लैजिला, कुछ नाम सुना है? जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाएं, ऐसे इस तरह से, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें कहा जाता है सीलिया। ये क्या काम करते हैं? ये मूवमेंट करने का काम करते हैं। जैसे ये मोस्टली बैक्टीरियाज वगैरह में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, आप लोग जब 11th में प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ोगे, मतलब जिनमें ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, जो मोस्टली सी या एक्वेटिक एनिमल होते हैं। पैरामीशियम नाम सुना है? पैरामीशियम देखा है एग्जाम्पल कभी बना हुआ डायग्राम? पैरामीशियम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऐसा स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके चारों तरफ बॉडी में ये ऐसे पाए जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नाव होती है ना जैसी, क्या
हाँ, लेग हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, पर लेग नहीं होते, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते, थ्रेड धागे जैसे होते हैं। तो बैक्टीरिया में भी होते हैं। बैक्टीरिया के अलावा, बैक्टीरिया तो होता है मोनेरा किंगडम का ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा किंगडम जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं ना मोस्टली, उनमें पाए जाते हैं। अब इनमें क्या काम रहता है, जैसे नाव होती है, नाव में जिससे हम पानी पीछे करते हैं तो नाव आगे जाती है ना, बिल्कुल सेम वैसे ये पानी में पाए जा रहे हैं इस तरह से। तो ये जब पीछे की तरफ जाएंगे तो पैरामीशियम आगे की तरफ जाएगा, फिर वो पानी को पीछे करेंगे और एक्वेटिक एनिमल जो है वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो सीलिया है, तो ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें 3 वेरियस टाइप के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, या 3 टाइप के फूड कहें। एक ये तो हो गया सीलिया। फ्लैजिला कैसा होता है तो सेल, बैक्टीरियल सेल है, साइज में लंबा होता है, जो थ्रेड जो कहना चाहिए वो लंबा होता है, इसे कहते हैं फ्लैजिला। और ये है सीलिया। एक अमीबा रहता है, अमीबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमीबा में क्या रहता है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है इस तरह से, बीच में क्या भरा है इसमें, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, सेल में जो भी सेमी सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है, सेमी सॉलिड, ये बीच में इसमें पाया जाएगा न्यूक्लियस, बीच में इसमें कोई भी जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जैसे मान लें ये सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। मतलब वो फलेरो टॉफी खाई होगी, लिक्विड टॉफी खाते हो, जेली जैसी टॉफी आती है, वो जब ना दबाते तो दब भी जाती, वापस नॉर्मल हो जाती है, लिक्विड, वो बिल्कुल जैसा वो क्या, हाँ स्लाइम मोल्ड जैसे हम कह सकते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सेमी सॉलिड। सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, सेमी सॉलिड कहते हैं, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। अब अमीबा जो स्ट्रक्चर होता है, तो अमीबा में पूरे में साइटोप्लाज्म फिल है। अब ये अमीबा में पाया जाने वाला, इसमें सीलिया हो गया, इसमें क्या क्या हो गया, ये सीलिया है चारों तरफ, ये क्या है, फ्लैजिला। अलग अलग बॉडी में अलग अलग, ये पैरामीशियम में बता रहे हैं, ये बैक्टीरियल सेल में। जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, तो बैक्टीरिया हो गया लैक्टोबैसिलस। जैसे टाइफाइड होता है, टाइफाइड किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू। कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, ये सब पढ़ोगे आप लोग आगे, सब दिया हुआ है आप लोगों को। तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू टाइफाइड होता है, ये भी बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस क्या है, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल सेल में जो मूवमेंट ऑर्गेनिज्म या लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, फ्लैजिला। प्रोटिस्टा, पैरामीशियम वगैरह में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सीलिया। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सीलिया, ये फ्लैजिला। अब तीसरा ऑर्गेनिज्म क्या बताया है, अमीबा, तीसरा लोकोमोटरी ऑर्गन। ये सारे लोकोमोशन का ही काम कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं, मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। इसमें बात करें तो इसमें क्या रहता है, ये जो साइड, अब जैसे मान लो इसे इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ फिल होगा। अब ये आगे की तरफ होगा तो ये यहाँ से ऐसा आगे, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से आगे, ये यहाँ से आगे, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो मूव करने में हेल्प कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में। स्यूडोपोडिया अमीबा में जो पाया जाता है वो केवल एक ऐसा ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन, जो चलने के साथ साथ इंगल्फ का भी काम करता है, मतलब खाने का भी काम करता है। कैसे करता है, अब ये जब आगे की तरफ बढ़ रहा है, मान लो यहाँ कोई खाने का मटेरियल रखा है इसका जो इसे खाना है, अब जब वो दोनों तरफ से कवर करेगा तो एक जगह ऐसी आएगी जब वो पूरे तरह से कवर कर लेगा तो वो इसे वो इंगल्फ कर लेता है। आई बात समझ में। तो स्यूडोपोडिया इस वाले ऑर्गन को कहते हैं, इस वाले लोकोमोटरी ऑर्गन को कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो तीन ऑर्गन्स देख लिए हमने चलने वाले, पहला सीलिया, दूसरा फ्लैजिला और तीसरा स्यूडोपोडिया। फिर से बोलो, फिर से बोलो, स्यूडोपोडिया है, ठीक है। ये किस में है, सीलिया, पैरामीशियम, पैरामीशियम में। ये किस में है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में। ये किस में है, अमीबा में। क्लियर है।
ये तीनों कहानियां मैंने क्यों बताई, क्योंकि जो अलग ऑर्गन मतलब जिसमें अलग शेप आ रहा है, नेक्स्ट शेप जो है वो सीलिएटेड इपिथीलियम है। मिला किताब में, सीलिएटेड बोला है तो सीलिएटेड में सीलिया वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो जितनी भी सेल में ये टाइप की सेल होंगी वो सेल ऐसी होंगी नॉर्मल, पर उनमें क्या पाए जाएंगे, सीलिया। इसीलिए इन सेल को क्या बोला, सीलिएटेड इपिथीलियम सेल। बात समझ में आई? अभी सीलिया वर्ड क्लियर है दिमाग में। इसके बाद नेक्स्ट शेप जो दिया है कॉल्यूमनर सेल। अब ये स्टमक में है, कॉल्यूमनर मतलब कॉलम के जैसी बनाई, जैसे ये कॉलम दिख रहा है, इसी के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला तीसरे नंबर का, मतलब नीचे की तरफ की लेयर दिख रही है और ऊपर की तरफ की फ्लैट, बिल्कुल यही का यही स्ट्रक्चर, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर की सेल जो दी गई हैं। मिल गई किताब में? नोट्स नहीं मिल रही? स्टमक की सेल यहाँ एक है, आप लोगों के पास एक है, वहां एक पीछे, वहां पीछे पहुंच गई। इस तरफ टोटल कितने हैं बुक्स? एक काम करो ना, शायद सर के पास होंगी, ऊपर रखे बायो के नोट्स। एक कोई जाओ सर से पूछ के आओ जल्दी से, बोला सर बायो के और नोट्स रखे हैं क्या, मैम पूछ रही हैं, स्पीड में जाओ जल्दी। इसके बाद दिया है मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स मतलब ऐसी सेल्स जो मसल को बनाने में काम में